चलिए बच्चों, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और काफ़ी दिनों के बाद में हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा कि बैचेज वगैरह थे बीच में, उनको मुझे पूरा करना पड़ा। इसको थोड़ा बंद कर दे या कम कर दे। आजा आजा, कम कर दे इसको। अपने को कर दे रहे, बटन दबाने दबा दे यार। ये हैंग हुआ पड़ा है क्या ये भी? आपके नए वाले मॉड्यूल भी इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिए भाई, पता होगा आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करवा लीजिए। आप करवा लिया क्या आपने? हाँ करवाइए जल्दी, जितनी जल्दी आप करवाएंगे तभी आपको इसका मॉड्यूल भी आ जाएगा आपके पास। आज मुझे बताइए, मैंने क्या लास्ट चैप्टर पूरा करवा दिया था क्या आपको? कंप्लीट हो गया था फर्स्ट। आज हमें आर स्टार्ट करना है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस। आप इसका क्या वो लेके आए हैं क्या बच्चों? ये ऐसे कैसे दिख रहा है? यू ठीक है, लाइट मोड अपन ने बंद कर दिया है। और इसका बोर्ड भी अपन निकाल लेते हैं। ये ना बोर्ड अपना ब्लैक बोर्ड। देखिए बच्चों, ये है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका आपने लिखना कुछ नहीं है भाई, अभी एक बार रुक जाइए। लिखवाऊंगे ये चैप्टर को भी, कॉपी में लिखवा दूं पूरा? चलो देख लेते हैं। एक में हम पढ़ेंगे बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस, और दूसरे में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 में लिखा गया है, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5 में लिखा गया है। पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले इसका फर्स्ट स्टेप है बच्चों, पहले आप ये सीखोगे, उसके बाद में इस स्टेप को इस स्टेप में यूज करोगे, और फिर आएगा आपका टोटल इनकम किससे किसके हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है सर, मतलब समझ में नहीं आया कौन सा स्टेप पहले बाद में? कोई बात नहीं बेटा, पहले अब ये देखिए। चलो, मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसका मुझे आंसर देना, या मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ कि अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं, अगर आप भारत के रेजिडेंट हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपकी चाहे फॉरेन इनकम हो, चाहे आपकी इंडियन इनकम हो, ये दोनों इनकम बच्चों कहां पर? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर समझिए कि आप भारत के रेजिडेंट हैं, तो आप चाहे वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा कमाए। फॉर एग्जाम्पल आप विराट कोहली हैं, ठीक है, विराट कोहली, अभी मान लो विराट कोहली हो। अब विराट कोहली चाहे भारत में क्रिकेट खेले, चाहे विदेशों में क्रिकेट खेले, भारत में एडवर्टीज कंपनी में काम करें, चाहे विदेशों की एडवर्टीज कंपनियों में काम करें, पैसा उसको चाहे इंडिया में मिले, चाहे इंडिया से बाहर कोई पैसा उसे मिले, मतलब चाहे उसकी इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, दोनों ही इनकम क्या होगी उसके हाथ में? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, अगर वो क्या है? भारत का रेजिडेंट है। बट
अगर वो भारत का नॉन रेजिडेंट है बच्चों, अगर कोई पर्सन जो इंडिया के लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसकी केवल इंडियन इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इंडिया में। उसकी जो फॉरेन इनकम होगी बच्चों, उसकी जो फॉरेन इनकम है, ये क्या रहेगी? एग्जम्प्ट रहेगी। क्यों सर? सोचिए, हमारा देश भारत है, वैसे बहुत सारे देश है बेटा इस ग्लोब पे, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है। एक कंट्री है जिसका नाम सुना होगा आपने, यूएसए, अमेरिका, एक लंदन भी है, जर्मनी भी है, और उन कंट्री में लोग रहते भी हैं। अब एक पर्सन जो लंदन में रहता है, वहीं पर अपनी उसने पढ़ाई की है, वहीं पे अपना वो काम करता है। अब मुझे बताओ बच्चों, वहाँ पर वो जो इनकम कमाएगा, क्या वो इंडिया में टैक्स देने आएगा? क्यों आएगा भाई? वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या सभी लोग इंडिया में टैक्स देने आएंगे? क्यों भाई, हम कोई अभी तक तो नहीं दे रहे। इसीलिए अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है और आपने कोई फॉरेन इनकम कमाई है, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी बच्चों। बट हाँ, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट और आपने इंडिया से कोई इनकम कमा ली है, एक नॉन रेजिडेंट जिसने इंडिया से कोई इनकम कमाई है, तो बताओ क्या वो इंडिया में टैक्स पे करेगा क्या? यस सर। कोई भी विदेशी खिलाड़ी का नाम याद कर लीजिए, इंडिया में आके क्रिकेट खेलता है, क्रिस गेल का नाम सुना होगा आपने, लंबा सा मोटा सा आदमी है बेटा, वो इंडिया में आके क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेल के वो पैसा कमाता है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो उसने इंडिया में आके क्रिकेट खेल के जो पैसा कमाया है, क्या इसको क्या उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस सर, क्योंकि इनकम कहाँ से कमाई? इंडिया से कमाई। अगर मैं पूरे इस चैप्टर का क्रक्स बताऊं, तो इंडियन इनकम की कोई लड़ाई नहीं है बेटा, क्योंकि इंडियन इनकम आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के हाथ में टैक्सेबल होती है। लड़ाई सिर्फ किसकी है? इस फॉरेन इनकम की है। फॉरेन इनकम सिर्फ किसके हाथ में टैक्सेबल होता है बेटा? रेजिडेंट के हाथ में। नॉन रेजिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होती। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इधर वाला, ये है अंडर सेक्शन 5। मुझे बताइए बेटा, अंडर सेक्शन 5 को अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। जैसे मान लो आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरे पास ये तो फॉरेन इनकम है और ये मेरी इंडियन इनकम है, बताओ सर कितने पे टैक्स पे करूं? तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि भाई तेरा स्टेटस क्या है? अगर तू रेजिडेंट है तो तेरी दोनों इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, अगर तू नॉन रेजिडेंट है तो तेरी सिर्फ कौन सी इनकम? इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस सेक्शन 5 को पढ़ने से पहले आपको अंडर सेक्शन 6 पढ़ना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि सर आप रेजिडेंट है या क्या है? नॉन रेजिडेंट है। हालांकि अंडर सेक्शन 6 सेक्शन 5 से बाद आता है, फिर भी आपको पहले 6 पढ़ना है, तभी आप क्या पढ़ पाओगे? सेक्शन 5 को पढ़ पाओगे। तो कुल मिला के मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि सर इंसिडेंशियल ऑफ टैक्स, टैक्स का लगना, इंसिडेंशियल ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का लगना, ये डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। किसी पर्सन पे कितना टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि सर उस पर्सन का स्टेटस क्या है। ओके सर, देखो अब मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और आप एक बात बिल्कुल याद रखना बच्चों, अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना स्टेटस के अंदर, जैसे अभी तो मैंने बता दिया आपको कि अंडर सेक्शन जब तक आपको 6 समझ में नहीं आएगा, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में नहीं आएगा, तब तक आप अंडर सेक्शन 5 के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब ये दो अलग अलग पड़ाव है बच्चों। अब से इस समय से आपको ये 5 के बारे में नहीं सोचना, अभी सिर्फ आपको 6 के बारे में सोचना है। हम स्टेटस निकालना सीखेंगे। अब स्टेटस निकलेगा तो आप ये मत सोचना सर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, नहीं भाई, अभी नहीं समझना है आपको, क्योंकि अभी सिर्फ स्टेटस को निकालना सीख लीजिए आप।
एक बार जब आपको स्टेटस निकालना आ गया तो उसके बाद में इन सब के डिफरेंस आपको समझ में कब आएंगे, जब सेक्शन 5 आप पढ़ोगे। सर कहना क्या चाहते हो, कहना इतनी सी बात है बच्चों, अब ये जो 2 पार्ट मैंने बनाए हैं इसमें हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सिर्फ पहले पार्ट पर ही फोकस करना है, सेकंड पार्ट के बारे में फिलहाल के लिए नहीं सोचना। जब पहला पार्ट पूरा हो जाएगा तब हम सेकंड पार्ट में चल पड़ेंगे, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। सुनना ध्यान से बस एक बार। रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपका होता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, याद है बेटा इंडिविजुअल कौन थे, नेचुरल पर्सन, या आप एक एचयूएफ हैं, एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इन लोगों का जो स्टेटस होता है या तो ये रेजिडेंट बनते हैं या ये नॉन रेजिडेंट बनेंगे, ठीक है। पर अगर ये रेजिडेंट बनते हैं तो रेजिडेंट भी ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और इस साल से तो इनके लिए एक नया नाम और सोचा गया है जिसको नाम दिया गया है डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट। और जो डीम्ड रेजिडेंट होता है वो इत्तिफाकन क्या होता है बच्चों, RNOR ही होता है, ठीक है सर। ये RNOR क्या होता है, ROR क्या होता है, क्या होता है ये नहीं समझना, अभी कैसे निकलता है ये समझना है। इनमें डिफरेंस क्या है सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ROR और RNOR ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही रेजिडेंट होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी समझ में नहीं आएगा, जब सेक्शन 5 पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। अभी तो हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि सर किसी पर्सन को ROR कैसे बनाते हैं, RNOR कैसे बनाते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि अभी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा तो शायद आप ये भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो आपका स्टेटस क्या हो सकता है, आपका स्टेटस 3 टाइप का हो सकता है। बताओ कौन कौन सा, या तो आप क्या बनेंगे ROR RNOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर क्या बनोगे आप NR मतलब नॉन रेजिडेंट। अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है स्टेटस को, या तो आप बनेंगे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या बनेंगे आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या बनेंगे आप नॉन रेजिडेंट। बट इनके अलावा जितने भी भारत देश में दुनिया है, मतलब सर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कौन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, AOP BOI हो सकती है, याद है आपको AOP BOI, या कोई भी एसेट्रा जो भी हैं, इन दोनों के अलावा जो बच गया, याद करो मैंने अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के SSC होते हैं या पर्सन कितने टाइप के होते हैं। चलो बताओ भाई, पर्सन सबसे पहला हो गया इंडिविजुअल, दूसरा कौन सा हो गया एचयूएफ, तीसरा कौन सा हो गया कंपनी, चौथा कौन सा हो गया फर्म, पांचवा है लोकल अथॉरिटी, छठा है AOP BOI, और लास्ट वाला कौन है बच्चों, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जो लोग इन 6 में नहीं आते वो किस में आते हैं, इस 7 में आ जाते हैं, याद है ना आपको। तो अगर मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करूं केवल, तो इनका स्टेटस क्या होगा, या तो ये ROR बनेंगे या RNOR बनेंगे या NR बनेंगे। पर इनके अलावा जितनी भी दुनिया है उनका स्टेटस बेटा बस 2 ही होता है, या तो ये रेजिडेंट बनते हैं या ये क्या बनते हैं, नॉन रेजिडेंट बनते हैं। मतलब सर मतलब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता। आई बात समझ में आपको, ये पढ़े। मुझे बताइए इनकम आप हर साल निकालते हैं तो ये स्टेटस भी आपको हर साल निकालना पड़ेगा, है मतलब सर जो भारत में जन्म लेता है वो रेजिडेंट नहीं बच्चों, वो सिटीजनशिप की बात होती है। मैं भारत देश में जन्म लूंगा, मेरा आधार कार्ड बनेगा, मेरा पैन कार्ड बनेगा, मैं कौन हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, वो सिटीजनशिप की बात है। यहां रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है सिटीजनशिप से। आप किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए ROR बन सकते हैं
किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए आप क्या बन जाएंगे, RNOR बन जाएंगे, और किसी ईयर के लिए आप क्या बन जाएंगे, RNOR बन सकते हैं। आप भारत के सिटीजन नहीं है, आप यूएस के सिटीजन है, फिर भी भारत के लिए क्या बन सकते हो, आप रेजिडेंट बन सकते हो, या फिर भारत के लिए क्या बन सकते हो, आप नॉन रेजिडेंट बन सकते हो। आई क्या बात आपको समझ में? मतलब सर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर हम इनकम टैक्स के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा भाई कि कैसे आपका स्टेटस निकलेगा। तो आपके स्टेटस में देखिए तो 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रखा है। तो एक काम करते हैं, अब अपना मॉड्यूल ओपन करते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आपको प्रिंट आउट लेके आना है भाई क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी कही हुई बात को समझ लिया होगा। ये मेरा नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये वाला था क्या, फिर से खोल लेते हैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 2.3 पे आएंगे, जो आपने प्रिंट आउट ले रखा है उसका पेज नंबर 2.3 पे आ जाइए। आगे आप लोग, आपके पास तो मॉड्यूल ही आ गया। अच्छा अच्छा, और मोबाइल पे खोल के देखोगे, सामने देख लो। फिर मोबाइल पे क्या देखोगे, मोबाइल पे कुछ लिखा जाता है क्या? छोड़ो, फिर सामने देख लो। ले आना बेटा है, अभी तो फिलहाल चल जाएगा काम, बाद में दिक्कत आएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 है आपका ये, और ये 6 अंडर सेक्शन 6 क्या बात करता है? The incidence of tax on any SSC depend upon his residential status under the act। एक्ट का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही है। आई बात समझ में? मतलब सर किसी भी पर्सन पर टैक्स कितना लगेगा ये डिपेंड करता है उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी कौन सी इनकम, सिर्फ इंडियन इनकम ही क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। फॉर ऑल पर्पज द इनकम टैक्स टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो 3 कैटेगरी बना रखी है बच्चों। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ROR कह देते हैं बेटा। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको आप RNOR बोल दो, या कुछ लोग इसको RNOR भी बोलते हैं, बात एक ही है। और तीसरा कौन सा है बच्चों, आपका NR। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर बात बता रखी है बच्चों, स्टेटस सेक्शन 6 में लिखा गया है, आप इंडिविजुअल या फिर HUF हैं तो आपका स्टेटस बन सकता है रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट भी हमेशा क्या होता है, RNOR ही बनता है। और लास्ट में क्या लिखा है, नॉन रेजिडेंट। अब फर्म है, AOP BOI है, लोकल अथॉरिटी है, कंपनीज हैं, एसेट्रा एसेट्रा, तो आपका स्टेटस क्या आएगा, या तो आप क्या बनेंगे, रेजिडेंट, या क्या बनेंगे आप, नॉन रेजिडेंट बनेंगे। आई बात समझ में बच्चों? तो कुल मिला के हमें इस पॉइंट में इतनी सी बात समझ में आई है सर कि आपका जो स्टेटस है, अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं तो 3 बन जाएंगे, ROR, RNOR और NR। यदि आप इसके अलावा कुछ हैं तो क्या बनेंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनेंगे। चलो भाई, इस नोट को भी पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ। ये नोट क्या बोल रहा है, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC मस्ट बी असर्टेन विद रेफरेंस ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। मतलब सर कि स्टेटस जो आप निकालते हैं वो हर साल के लिए निकालना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो परमानेंट ठप्पा लग गया रेजिडेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हर साल इनकम आती है तो हर साल स्टेटस निकलेगा। ए पर्सन हु इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन 1 ईयर may become the non-resident or resident but not only resident in the another year or vice versa। किसी साल के लिए आप ROR है
तो हो सकता है किसी दूसरे साल के लिए आप क्या बन जाए, RNOR बन जाए, हो सकता है फिर तीसरे साल के लिए क्या बन जाए, आप NR बन जाए, हो सकता है अगले साल के लिए आप फिर से ROR बन जाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बन गए एक बार वो हमेशा परमानेंट बने रहेंगे, ये आपका रोल ओवर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्या सीखा हमने इस पूरे पेज से? इस पूरे पेज में कहानी में अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं था बच्चों। फिर भी दो बातें हमने इसमें देखी कि सर अगर आप इंडिविजुअल HUF है, सबसे पहली बात कि सर किसी भी पर्सन का टोटल इनकम उसके स्टेटस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। स्टेटस आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, ROR, RNOR और NR। अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो तीनों स्टेटस मिलेंगे आपको, इसके अलावा हैं तो या तो R बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, NR बनेंगे। और ये जो स्टेटस आपका हर साल के लिए हिसाब से निकालोगे आप, मतलब हर साल के हिसाब से स्टेटस निकलेगा, प्रत्येक ईयर के लिए क्या बनोगे आप, रेजिडेंट नोट और चेक करना पड़ेगा। और किसी एक ईयर में आप रेजिडेंट बन गए हैं, ROR बन गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है परमानेंट है। आप अगले साल में आप NR बन सकते हैं या RNOR बन सकते हैं या फिर ROR भी रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो समय हमें लगेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल में ही लगने वाला है। आज की क्लास, कल की क्लास, हो सकता है परसों की क्लास भी, ये तीनों क्लासें हमें सिर्फ इंडिविजुअल के स्टेटस को समझने में ही लगने वाला है। और एग्जाम में इंडिविजुअल का स्टेटस ही आता है बच्चों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके अलावा जितने भी जनता बच गई, HUF, कंपनी, फॉर्म, फलाना ढिमकाना, इसको 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। बाकी सबको, बाकी सभी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, इसमें लग जाएंगे 4 से 5 घंटे इंडिविजुअल के अंदर। तो एग्जाम में क्या आता है, नॉर्मली इंडिविजुअल भी आता है। चलो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, कितना भी टाइम लगे। इधर देखो, अब हम इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना सीख रहे हैं बच्चों। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का स्टेटस आपको पता ही है बच्चों, ये या तो क्या बनेगा, रेजिडेंट बनेगा, या फिर ये क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। अगर ये रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा ये कौन सा रेजिडेंट है, या तो ये ROR है या फिर ये क्या है, RNOR है। आई बात समझ में आपको? मतलब सर इंडिविजुअल जो होता है वो 2 स्टेप में काम करता है। जो आपका फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ये स्टेप नंबर 1 है। और जब स्टेप नंबर 1 पूरा हो जाएगा तो फिर आपको स्टेप नंबर 2 में उसका स्टेटस बताना पड़ेगा कि वो ROR है या फिर RNOR है। मतलब सर स्टेप नंबर 1 जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन। अगर इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशंस क्या कर दी हैं, सेटिस्फाई कर दी हैं, अगर इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशंस को पूरा किया है तो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा बच्चों, रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशंस को पूरा नहीं किया है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर आप बेसिक कंडीशन पूरा नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं हो पाती, डायरेक्ट क्या बनते हैं आप, नॉन रेजिडेंट। फिर आपको ये चेक करना ही नहीं है। मतलब सर, मतलब अगर आप बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं तभी आपको चेक करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कब फॉलो होगा, जब स्टेप नंबर 1 फॉलो हो जाएगा। अगर आपने स्टेप नंबर 1 ही फॉलो नहीं किया है तो इसका मतलब क्या बन गया, आप नॉन रेजिडेंट, बात खत्म हो गई। अगर आपने बेसिक कंडीशंस को पूरा कर दिया है बच्चों, तो फिर आप क्या बनेंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। और फिर आपको स्टेप नंबर 2 में एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। एडिशनल कंडीशन क्या है, अगर एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं आप तो ROR बनेंगे, नहीं तो आप क्या बन जाएंगे, RNOR बन जाएंगे। आई बात समझ में? पहले स्टेप में क्या करना, आपको बेसिक कंडीशंस देखना है। अगर बेसिक कंडीशन आपकी पूरी होती है तो आप रेजिडेंट बनते हैं, पूरी नहीं होती तो आप क्या बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंट।
अगर बेसिक कंडीशन पूरी कर दी आपने तो फिर आपको स्टेप नंबर 2 में एडिशनल कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। अगर एडिशनल भी पूरा हो गया आपका तो आप या तो आर ओ आर बनेंगे, एडिशनल पूरा नहीं हुआ तो क्या बनेंगे आप आर एन ओ आर बन जाएंगे। आई बात यहाँ तक समझ में? चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक कंडीशंस की कि क्या होती है आर ओ आर की बेसिक कंडीशंस। देखो बेसिक कंडीशन, चलो आपसे एक बात पूछता हूं मैं, एक बात बताओ भाई, हमें रेजिडेंट बनने में फ़ायदा है या नॉन रेजिडेंट बनने में फ़ायदा है? नॉन रेजिडेंट बनने में फ़ायदा है, क्योंकि बेटा अगर आप रेजिडेंट बन गए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम को इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा। आप चाहे कहीं से भी पैसा कमाए, पूरा टैक्स कहाँ लगेगा? इंडिया में लग जाएगा। पर यदि आप रेजिडेंट बनेंगे, सॉरी नॉन रेजिडेंट बनेंगे, तो सिर्फ कौन सी इनकम? इंडियन इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट हमें क्या बनाना चाहेगी? नॉन रेजिडेंट, सॉरी रेजिडेंट, और हम क्या बनना चाहेंगे? तो इसलिए खींचातानी चल रही है बच्चों। जब ये चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो बच्चे के दिमाग में चलता है सर इतनी माथापच्ची क्यों है इस चैप्टर में? अरे भाई इसलिए माथापच्ची है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको क्या बना दिया जाए? रेजिडेंट, ताकि सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाए? इंडिया में टैक्सेबल हो जाए। चलो देखते हैं इधर। बेसिक कंडीशन बच्चों दो हैं, एक तो है पहली और दूसरी। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर दोगे आप तो आप क्या बन जाओगे? आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी, और जैसे बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो आप क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट बन जाते हैं। मतलब सर बेसिक कंडीशन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए काफ़ी है। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी सी पढ़ी हुई है, प्लीज़ उसको दिमाग से डिलीट मार देना, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा पॉइंट पढ़ा था वहाँ पर। यहाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपने अपने लॉ में भी थोड़ा सा पढ़ा, अमेंडमेंट जो नया आया है उन सबको मत पढ़ना बच्चों, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले इनकम टैक्स का, ठीक है। बेसिक कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन कहता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, बताओ भाई कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 को एंड हो जाएगा। यही तो आपका प्रीवियस ईयर है भाई, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं वो कौन सा ईयर होता है आपका? प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज और मोर स्टे कर जाएं इंडिया में, स्टे इन इंडिया, अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे कर जाएंगे तो बेसिक कंडीशन पहली पूरी मान ली जाएगी। और जैसे आपने पहली पूरी कर दी तो दूसरी पूरी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक पूरी करनी है। आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। बहुत आसान है कि भारत देश में 182 दिन या उससे ज़्यादा आप स्टे कर जाओ, आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। सर मतलब बिजनेस के लिए करना है ना स्टे? नहीं बेटा, कैसे मर्जी स्टे करो, घूमने के लिए आओ, पढ़ने के लिए आओ, काम करने के लिए आओ, फैमिली से मिलने आओ, गर्लफ्रेंड से मिलने आओ, कुछ भी करने आओ आप, अगर 182 दिन से ऊपर आप रह गए तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा हम 182 दिन से ऊपर रह गए? अरे भाई गवर्नमेंट को पता चलेगा जब आप इंडिया में आते हैं, जब इंडिया को छोड़ते हैं तो आपको एक पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है। जिस दिन ठप्पा लग गया उस दिन आप गए, जिस दिन ठप्पा लग गया उस दिन आ गए। तो वो ठप्पे चेक करते हैं किस दिन लगा और किस दिन गए हो आप। तो इसके बीच के जो डेज है वो कहाँ पर हो? आप इंडिया में हो। आई बात समझ में? अगर आपने इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज़्यादा स्टे कर लिया है तो आप क्या बन जाएंगे? आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी और आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर आप ये पूरी नहीं कर पाते किसी वजह से भी तो गवर्नमेंट कह रही है हम दूसरी कंडीशन चेक करवाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है भी दोस्तों? बहुत ही आसान है। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर हमारा 22, 23। प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 60 डेज और मोर स्टे करना है, ठीक है। और इसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 प्रीवियस ईयर, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये 90 हो गया, ये 18 हो गया। तो 18, 19, 90, 20, 20, 21, 21, 22। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
इन चारों प्रीवियस ईयर में मिलाकर अगर आप 365 डेज और मोर स्टे कर जाए, चारों में मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा आप स्टे कर जाए, तो ये माना जाएगा कि आपकी सेकंड कंडीशन भी, आपने सेकंड कंडीशन पूरी कर ली। आसान है, दोनों में से एक पूरी करनी है बच्चों। पहली क्या है, 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में स्टे कर लो। अगर आप नहीं तो सेकंड चेक कर लो, क्या प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुके क्या? यस सर। क्या उसके पिछले 4 साल के अंदर आपने 365 दिन रुक गए क्या आप? यस सर। तो इसका मतलब आपकी सेकंड कंडीशन पूरी मान ली जाएगी, और जैसे सेकंड कंडीशन पूरी हो गई तो आप क्या बन जाएंगे बच्चों? रेजिडेंट बन जाओगे। आई बात समझ में? बहुत ही सीधी और आसान भाषा में बोलूँ, पहला क्या है, 182 दिन से ऊपर ये नहीं कर पाए आप, तो गवर्नमेंट फिर चेक करेगी क्या प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुके हो क्या आप? आपने कहा हाँ सर रुका हूँ मैं 60 दिन, तो ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पीछे 4 साल के अंदर 365 दिन आपका हो गया, तो इसका मतलब आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। आई बात समझ में? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जो जापान से है बच्चों। जापान समझते हो आप? जहाँ से डोरेमोन भी है, जापान का ही है वो, जापान का ही शायद, जापान का। तो जो मिस्टर एक्स है बच्चों, वो हर साल इंडिया में आता है, उसको इंडिया से बहुत लगाव है, और 95 डेज के लिए आता है केवल, और पिछले 10 सालों से ऐसी प्रैक्टिस वो कर रहा है। हर साल इंडिया में आता है, सिर्फ 95 दिन रुकता है और वापस चला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बेटा, क्या वो रेजिडेंट बेसिक कंडीशन पूरी कर पाया? चेक करते हैं। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में भी वो कितने दिन आया होगा? 95 डेज, और 95 डेज 180 डूज से कम है, तो इसका मतलब पहले वाला तो पूरा नहीं कर पाया। अब चेक करते हैं सेकंड वाला। सेकंड केस में देखो, क्या 60 से ऊपर आ गया क्या? यस सर। और इसके पीछे के 4 साल में 95 मल्टीप्लाई 4 साल कितना हो गया? 380। इसका मतलब हमें कितना चाहिए था? 365। बिल्कुल साहब, इसने सेकंड वाला कंडीशन पूरा कर दिया है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? रेजिडेंट बन जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे इस क्वेश्चन में? अगर मैं 95 की जगह मैं बोलता कि सर 92 डेज आता, तो आप 92 को मल्टीप्लाई करते 4 से, 368 फिर बन गया। चलो 91 करके देखो, 364, मतलब अब वो रेजिडेंट नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? नॉर्मल से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उसने या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दी, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। एक बार बेसिक कंडीशन रिवाइज करते हैं। बताओ पहली क्या थी? 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, या फिर 60 + 365 डेज फॉर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने 365 दिन पिछले 4 सालों में लगा दिए हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने बेसिक कंडीशंस पूरी। आओ चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करें। हमने इसको समझ तो लिया ही है, अब बुक से रीड करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, कितने दिन आप इंडिया में स्टे करते हैं उसके बेस पर ये निकाला जाएगा। अंडर सेक्शन 6(1), एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ सेटिस्फाई एनी वन का मतलब क्या हो गया? इन दोनों में से कोई एक पूरी कर दे ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आप ये जो लिखा है फॉलोइंग कंडीशन, इसके नीचे लिखेंगे बेसिक कंडीशन। ये है बच्चों बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है आपकी? ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या तो आप 182 दिन उससे ज़्यादा स्टे कर जाए। और दूसरा क्या है? ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर।
मतलब क्या बोला साहब, इसने बोला कि पिछले प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 प्लस में रहना है और पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 365 डेज और मोर आपको स्टे करना है। तो इसका मतलब क्या बन जाओगे आप, दोनों में से एक पूरा करो, आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप दोनों ही पूरा नहीं कर पाते तो नॉन रेजिडेंट। अगर किसी ने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की तो वो क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट। If individual satisfied any one of the conditions mentioned above, he is the resident. If both above conditions are not satisfied, individual is non-resident. अब ये नोट है बच्चों। सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ कि सर ये जो 182 डेज या 60 डेज या 365 डेज है स्टे करना इंडिया में, पहली बात क्या काम के लिए स्टे करना है क्या, नहीं साहब, कैसे मर्जी स्टे करो, आपकी मर्जी है। आप चाहे घर में रहो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आपने शादी करने आए हो, आप कुछ भी करने आए हो, आप सब उसमें काउंट कर लिया जाएगा। सर मतलब एक बार आके वापिस चला गया फिर आ गया तो भी काउंट हो जाएगा। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपको कंटिन्यू स्टे करना है 182 दिन या 60 डेज, कंटिन्यू स्टे नहीं करना। आप आके जा रहे हो, आके जा रहे हो, तो जब आके जा रहे हो कितने टाइम पर आके गए, कितने टाइम पर आके गए, बस उसका टोटल आपको लगाना है। स्टे करना इंडिया का मतलब, अगर आपने इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी स्टे कर लिया तो भी ये माना जाएगा आप इंडिया में ही स्टे कर लिया है आपने। टेरिटोरियल वाटर आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर आपने इंडिया में स्टे कर लिया है, मतलब आप उस पानी में आ गए हैं, तो ये मान लिया जाएगा आप इंडिया में एंटर कर चुके हैं। ठीक है। और जब ये नंबर ऑफ डेज आप काउंट करते हैं तो उस समय जिस दिन आप इंडिया से जा रहे हैं और जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हैं, उन दोनों ही डेज को क्या करोगे, आप इंडिया में काउंट करके चलोगे। आई बात समझ में? देखो नोट नंबर 1 क्या बोलता है। नोट नंबर बोलता है द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड द स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो कितना होता है 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। ये तो हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। ये है क्या बच्चों, देखो ये हमारा इंडिया है और ये बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक आप आ जाएं तो ये सब क्या माना जाएगा बच्चों, ये जो वाटर आपको नज़र आ रहा है, ये जो पानी है बच्चों, ये इंडिया ही है। अगर आप यहाँ भी स्टे कर गए इस एरिया में भी, तो भी आप माने जाओगे आप इंडिया में ही स्टे कर रहे हो। Even stay in the ship, boat, motor, territorial water in India would be sufficient to make the individual resident in India. अगर आप किसी शिप के थ्रू, किसी बोट के थ्रू भी एंटर कर गए हैं तो भी ये माना जाएगा आप इंडिया में एंटर कर चुके हैं। It is not necessary that the period of stay must be continued. जरूरी नहीं है बेटा, और active, nor is the essential that the stay should be at the usual place of residence, business, employment of the individual. कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप लगातार रुके, ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस के लिए रुके, ये भी जरूरी नहीं है कि घर के लिए रुके, एम्प्लॉयमेंट के लिए रुकिए, बिजनेस के रुकिए, घर के लिए रुकिए, पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, कैसा भी स्टे हो, सब काउंट कर लिया जाएगा। और ये पॉइंट नंबर सी जो है, ये कोई काम का पॉइंट नहीं था, ये कोई काम का पॉइंट नहीं बेटा, ये काम का पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और वो पॉइंट क्या बोलता है कि जब नंबर ऑफ डेज आप निकालोगे तो इंडिया में आने वाला दिन और इंडिया से जाने वाला दिन दोनों ही इंडिया में काउंट करके चलोगे। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, बोथ डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द अराइवल आर कंसिडर टू बी इन इंडिया। जाने वाला दिन और आने वाला दिन दोनों ही दिन आप क्या करोगे, इंडिया में काउंट करके चलोगे। डी देखो बेटा, the residential status of the individual of income tax purpose, nothing to do citizenship, the place of birth, domicile, and the individual can therefore be the resident in India more countries than, even if though is the have the only one domicile। बता रखा है कि सब इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो अलग है, सिटीजनशिप अलग होती है। आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन है तो भी इनकम टैक्स के हिसाब से इंडिया में आप क्या बन सकते हैं, रेजिडेंट बन सकते हैं। आई बात समझ में आपको? तो हमने ये 4 पॉइंट देखे ABCD, और ABCD में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि सर अगर आपने 12 नॉटिकल माइल्स तक भी एंटर कर लिया तो आप क्या बन जाएंगे,
रेजिडेंट बन जाएंगे। दूसरा है कि सर जरूरी नहीं आपको कंटिन्यू इंडिया में रहना है, आप आ जा सकते हैं, चलेगा। तीसरा क्या है बच्चों इसके अंदर, तीसरा देखा कि सर अगर आप इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया से जा रहे हैं तो दोनों ही दिन आप कहाँ काउंट करके चलोगे, इंडिया में काउंट करके चलोगे। और सबसे लास्ट में आप इंडिया के सिटीजन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। इनकम टैक्स की नज़र में स्टेटस अलग होता है। चलो भाई, एक जिन बच्चों के पास में नोट्स हैं वो तो नोट्स के ऊपर भी तो नहीं, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। मैं आपको बता दूं, मार्केट में ना स्टिक नोट मिलते हैं, देखें आपने स्टिक नोट चौड़े वाले, है किसी के पास अभी? स्टिक नोट नहीं है क्लास के अंदर, ऐसे येलो कलर के मिलेंगे आपको, येलो कलर का रख लीजिए या कोई भी कलर मिलेगा आपको, इतना चौड़ा मिलेगा स्टिक नोट, है ना, मेरे हाथ देख रहे हो कितने चौड़े, वो स्टिक नोट आप परचेज कर लीजिए। मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, हर एक सब्जेक्ट में काम आएंगे बच्चों आपको। देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, सीए का सिलेबस बहुत बड़ा है, इन्होंने तो पहले अटेम्प्ट दिया, इनको पता होगा सीए का सिलेबस मुश्किल नहीं है, बहुत लेंदी बहुत है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसने कवर कर लिया वो जीत गया। बस इतना ही है बच्चों, लेंदी कुछ भी नहीं है। अभी तक जितनी भी क्लासें आपकी चल रही हैं, भाई मेरी तो चलो क्लास बीच में चली बंद हो गई, मुझे दूसरी जगह पर कोर्स पूरा करवाना पड़ गया था, एक बैच बीच में रुक गया था उनका, यहाँ पर जो पहले टीचर पढ़ाते थे वो छोड़ के चले गए थे, तो उनका बैच जो था वो मुझे पूरा करना पड़ा, इसलिए मुझे क्लास यहाँ पर मैंने रोकनी पड़ी, 10 दिन रुक गई मेरी क्लास। फिर भी जितनी भी क्लास यहाँ चल रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि सर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर सामने खड़ा है तो सबको समझा देगा आपको। बस प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए वो स्टिक नोट सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सब्जेक्ट में भी काम आएगा। अगर आपको लगता है कि इस प्रोविजन का मतलब आपको समझ में आ गया, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपको समझ में आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, पंजाबी में, जो भी आपको आता है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो और वहाँ पर चिपका लो कि सब इसका मतलब ये था। जब आप रिवीजन करोगे बच्चों, तो उस प्रोविजन को पढ़ोगे तो हो सकता है वो प्रोविजन धूमिल हो जाए, समझ में ना आए, तो आपके पास इतना समय नहीं कि उठ के वो वीडियो फिर देखोगे चला के कि सर उस वीडियो में सर ने क्या बोला था, फिर देख लेते हैं। ये 1, 2, 5 क्लास के लिए आसान है, क्या 200 घंटों के वीडियो फिर देख लोगे क्या आप? और कितने सारे सब्जेक्ट है बच्चों, कम से कम 1500 घंटों के वीडियो बन जाएंगे आपके, ज़्यादा ही बनेंगे, क्या उसको फिर देख लोगे आप? नहीं देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक स्टिक नोट रखो जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में सारी बातें लिखते चले जाओ, और जब रिवीजन करो तो आपको स्टिक नोट को ही रिवीजन करना है और वही आपके नोट्स बन जाएंगे। ये तरीका है बच्चों, ठीक है। पर फिलहाल स्टिक नोट तो नहीं है, जो भी कॉपी है आपके पास उस पर लिखिए, क्योंकि इन सबको आप एक जगह ले आओगे, इस मॉड्यूल में लगा देना है इसको। एक मिस्टर पी हैं, कम इंडिया, फास्ट टाइम, on 8 July 2022. He leave India. 15 September 2022 for USA, and he again come to India on 13 January 2023. He leave India. March 2023. Determined his residential status. इस क्वेश्चन के थ्रू हम नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। मेरा इस क्वेश्चन को बनाने का पर्पज बस इतना सा ही है बच्चों कि आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने आए, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर का जो बेस है वो नंबर ऑफ डेज पे टिका हुआ है
कि सर 182 दिन, 60 दिन, 365 दिन हो गया तो रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर मिस्टर पी इंडिया के सिटीजन है या फिर यूएस के सिटीजन, ये तो बताया नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप चाहे इंडिया के सिटीजन हो चाहे यूएस के सिटीजन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना बच्चों, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है सिटीजनशिप तो भाई साहब अलग चीज़ है और स्टेटस क्या है आपका अलग चीज़ है। आई क्या बात आपको समझ में? ये बताओ भाई कैसे करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऑपरेशन करेंगे। ये लो आप देखिए बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले देखिए आप। बताओ मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट होता है और एंड होगा 31 मार्च 23 को। ठीक है ना? सही लिखा है मैंने? हाँ सर सही लिखा है आपने। देखिए अब मुझे बताओ सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो इंडिया में कब आया? वो आया सर 8 जुलाई 2022 को। इसका मतलब इससे पहले वो कहां पर था? आउटसाइड इंडिया, बोलो ना। और ये कब तक इंडिया में रुका? कब गया है बच्चों वापिस वो? 15 सितंबर 2022 को। इसका मतलब इस पीरियड में वो कहां पर है? इंडिया में है। फिर ये चला गया, ये फिर वापस कब आया बच्चों? 13 जनवरी को। तो ये है मान लो आपकी 13 जनवरी 2023 होगा ना, बिल्कुल सही। और ये वापस कब चला गया है बच्चों? 13 जनवरी से 21 मार्च 23 को। मतलब सर ये जो पीरियड है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों पीरियड कहाँ पर है? इंडिया में। ये पीरियड इंडिया में नहीं है, ये पीरियड इंडिया में नहीं है और ये पीरियड भी इंडिया में नहीं है। अब काउंट कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों इंडिया में काउंट करेंगे। तो सर अप्रैल में एक भी दिन नहीं है, मई में नहीं है, जून में नहीं है, जुलाई में इंडिया में आ गया। तो बच्चों बताओ जुलाई के अंदर ये कितने दिन इंडिया के अंदर है? जुलाई में टोटल होते हैं 31 दिन, जिसमें से 7 माइनस कर दोगे आप। सर 7 क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि 8वां दिन तो इंडिया में काउंट करना है, तो 7 दिन इंडिया के बाहर काउंट करोगे। बता भी कितना आया? 24। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, पूरे के पूरे 31 दिन। अगस्त के बाद आएगा सितंबर। बताओ सितंबर में कितने दिन आएंगे? 15 दिन ही तो आएंगे, क्योंकि 15 सितंबर को चला गया और जब जाओगे वो दिन में इंडिया में काउंट करोगे। फिर वापस कब आया? जनवरी में। जनवरी में कितने दिन है बच्चों? वो 13 दिन नहीं, जनवरी में होते हैं 31 दिन, माइनस क्या करोगे आप? 12 दिन माइनस कर दोगे। तो ये हो गया कितना भाई? 19 डेज। क्या फरवरी में कितना आएगा बच्चों? पूरा का पूरा 28 दिन आएगा फरवरी में, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। और मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में कितने दिन आएगा इंडिया के अंदर? वो 21 दिन। अब इसका लगाएंगे आप टोटल 138 डेज। तो इसका मतलब देयरफॉर मिस्टर पी इज नॉन रेजिडेंट। सर नॉन रेजिडेंट क्यों बोल रहे हो आप? 182 दिन से कम है इसलिए। बेटा इसने दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं की, क्योंकि देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने, ही कम इंडिया फर्स्ट टाइम। इसका मतलब पहले इंडिया में कभी आया ही नहीं वो, तो इसके पीछे के 4 साल भी क्या होंगे? जीरो होंगे। तो 182 डेज भी नहीं हुआ और 60 + 3 65 डेज भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो क्या बन गया है? नॉन रेजिडेंट। चक दो फट्टे, कर लो कॉपी।
हाँ भी लिख लिया आप लोगों ने? चलो मुझे अब करके दिखाएंगे सभी स्टूडेंट। कर लिया ना? कॉपी हो गया सबका? Mr. P come to India first time तीन आठ 2021। 21 लिखा है मैंने ही। ही लिव इंडिया 15/9/2022 यूएस के अंदर, और फिर वापस इंडिया में वो कब आया? वो वापस आया बच्चों 15/8/2022 को, और फिर उसने इंडिया को छोड़ दिया फिर से 3 फरवरी 2023 को। बताओ स्टेटस क्या है? हो जाओ स्टार्ट। बताओ मिस्टर पी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, रुको 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 भाई। ये जो 15/8/22 लिखा है ना मैंने, इसको 15/10/22 कर लो बेटा। सही बोल रहा है कि सर जब वापस चला गया 15/9 को, तो 15/8 को वापस कैसे आ सकता है? सर क्या भांगा रखेगा आपने? नहीं भाई, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इसको 15/10/2022 कर लीजिए। अब ठीक है, अब करके दिखाओ। ये मैंने लाइन ऑपरेशन आपको करके दिखा ही रखा है, तो वैसे ही आप करेंगे। मतलब आपके हिसाब से रेजिडेंट है ये? ठीक है। और कोई नंबर ऑफ डेज बताओ ना, कितने दिन इंडिया में स्टे किया इसने? मैं आपको इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है, इतना ही है कि आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने आ जाए कि कैसे काउंट करते हैं अपन, है ना? तो उस पर मत वो बनिए, नॉर्मल से आप एक नंबर ऑफ डेज काउंट करना आपको सिखा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करना सीखिए बेटा। प्रीवियस ईयर में कितने दिन? अरे क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई? ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो अपन पेन का कलर चेंज करते हैं, लाइट ब्लू लेते हैं, ठीक है? और ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर अपन लेते हैं ये, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे आप, ये आ गया मेरा प्रीवियस ईयर। स्टार्ट कब होगा? 1/4/2022 को। एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को, ठीक है? तो देखो सामने, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया? वो 3/8/2021 को, मतलब इस प्रीवियस ईयर से पहले इंडिया में आ चुका है वो। कब आया भाई? 3 अगस्त 2021 को। फिर वो गया कब है बच्चों? वो गया है इस दिन को, जो है 15/9/2022। मतलब इतने पीरियड तक वो कहाँ था? इंडिया में था। ओके सर। फिर उसके बाद में वापस कब आया बच्चों? वो वापस कब आया इंडिया के अंदर?
15/10/2022 को, और कब चला गया इंडिया छोड़कर? 3 फरवरी 2023 को। तो इसका मतलब ये इंडिया में नहीं था, यहाँ फिर से वो इंडिया में था और यहाँ पर इंडिया में नहीं था। तो बताओ प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में था वो? तो सर चौथे महीने में तो पूरा 30 दिन, पाँचवें में 31 दिन, छठे के अंदर वो 30 दिन, सातवें में कितना आएगा? 31, आठवें में भी 31 आएगा, और 9वें महीने में आएगा 15 दिन। फिर उसके बाद में सीधा ही वो 10 महीने बाद में आया, तो 10वें महीने में कितने आएंगे बच्चों? 31 माइनस 14 मतलब 16 दिन आएगा। 11वें महीने में कितने दिन है? 30 दिन। 12वें महीने में पूरा 31 दिन, और जनवरी में होगा 31, और फेब में आएगा वो 3 दिन। फेब में हो गया उसका 3 दिन। लगा दो टोटल 272, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बताओ कितना दिन है? देख रहे होगी कि गिन लेगा क्या? टू 76 आ रहा है क्या? हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ कुछ, बताओ ऑनलाइन वालों, आप भी बताओ क्या आंसर है? है क्या? ये लो 279 डेज, और जैसे 279 डेज है, इसका मतलब क्या हो गया? मिस्टर पी क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। बेटा प्रीवियस ईयर तो हर साल आता है ना। अगर मैं यहाँ लिख देता पहली बार इंडिया में आया वो 1996 में, तो 96 प्रीवियस ईयर थोड़ी बन जाएगा। उसके आने से क्या होगा? उसके आने से क्या होगा? हमारा प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से तो स्टार्ट करोगे इसको। नहीं समझ में आई क्या? अरे भाई जब वो कब से आया है उससे मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होता है आपका? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल मानेंगे। हाँ जी, क्या कर दे बेटा बता। 10वें महीने में 14 माइनस किया है ना। तो 14 माइनस करोगे अब 31 में से, तो 15वां दिन तो इंडिया में मानोगे ना आप। अरे मुझे बता गया कब वो? 15/9/2022 को गया। वापस कब आया? 15/10 को आया। तो 15वां दिन इंडिया में
16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24 25 26 27 28 29 30 और 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन। तो 14 माइनस किसने बताया 16 या मैंने खुद ने लिख दिया था? तो ये बेटा 280 हो जाएगा भाई, ठीक है। 17 माइनस करना उसमें है, 280 कर लेना उसको। देखिए क्या देखा हमने अभी कि बेसिक कंडीशंस आपको कैसे पूरी करनी है वो मैंने आपको बताई यहाँ पर कि क्या क्या आपको इसमें देखना होता है। तो दोनों में से एक कंडीशंस पूरी करनी है। इंडिया में आने वाला दिन और इंडिया से जाने वाला दिन, दोनों ही दिन आपको इंडिया में काउंट करने पड़ेंगे भाई। और जब आप दोनों काउंट करोगे तो किस तरह से काउंट किए जाते हैं, कैसे डेज निकलते हैं आपके, ये सारी कहानी मैंने आपको इस 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है। हालांकि बनाने को तो 10 एग्जाम्पल और बना सकते हैं, पर भी ज़रा मोटिव था मेरा कि कैसे नंबर ऑफ़ डेज निकालने वो आपको आने चाहिए, जो आपको मैंने सिखा दिए हैं, ठीक है। हमारा जो स्कैनर है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्वेश्चंस पे नंबर ऑफ़ डेज निकालने हैं। वो हम बाद में करेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो फर्स्ट डे ही हमारा स्टेटस का, ठीक है। तो आज मैं क्लास अपनी यहाँ जल्दी छोड़ूंगा बेटा, क्योंकि मेरी बाइक पंचर हो गई और मैंने कहीं पे देखे आया हूँ मैं, तो वो ना निकल जाए, ठीक है। तो आज के लिए अपनी क्लास हम पहले छोड़ रहे हैं, तो कल मिलेंगे वापस, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बेटा।